एमएसपी एक गारंटीकृत राशि है, जो इसका क्या मतलब हुआ कि उससे कम में नहीं बेचना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि हमारे किसान भाई अभी धरने पर हैं, इससे पहले भी कई बार धरने पर बैठे हुए थे। उनकी कई सारी मांग है, उनमें से एक मांग ये भी है कि एमएसपी के ऊपर कानून लाया जाए। अगर ये जो कमेटी है ये एमएसपी पर अंतिम निर्णय लेती है। एक है कॉस्ट C2, जिसको कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट कहा जाता है। लागत को कैलकुलेट करने का सबसे व्यापक फॉर्मूला, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है इसमें। और इस बार भी सरकार ने 2024-25 रबी सीजन के लिए जो एमएसपी घोषित की है वो A2 + FL + 50% फॉर्मूले से ही तय की गई है। A2 + एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हिंदी में न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। पहले यह जान लेते हैं कि एमएसपी होती क्या है। एमएसपी एक गारंटीकृत राशि है जो किसानों को तब दी जाती है जब सरकार उनकी फसल खरीदती है। साधारण शब्दों में कहूं तो न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को दिए जाने वाली एक गारंटी की तरह होती है, जिसमें तय किया जाता है कि बाजार में किसानों की फसल किस दाम पर बिकेगी, और फसल बुवाई के दौरान ही इन कीमतों को तय कर दिया जाता है और उसकी तय कीमत पर ही बाजारों में फसल बिकेगी, उससे कम में नहीं बेचना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ कि उससे कम में नहीं बेचना चाहिए। अगर मान लीजिए कि कोई संस्थान है जिसने आपकी फसल तय की गई एमएसपी से कम दाम पर खरीद ली, तो क्या उस संस्थान के ऊपर, उस व्यक्ति के ऊपर सरकार की तरफ से कोई कानूनी कार्रवाई होगी? बिल्कुल नहीं होगी। अभी इस तरह का कोई भी कानून नहीं आया है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे किसान भाई अभी धरने पर हैं, इससे पहले भी कई बार धरने पर बैठे हुए थे। उनकी कई सारी मांग है, उनमें से एक मांग ये भी है कि एमएसपी के ऊपर कानून लाया जाए। अगर वो कानून आ जाता है, उस कंडीशन में अगर कोई व्यक्ति आपकी फसल को एमएसपी से कम दाम में खरीदता है, तब उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल के लिए तो ऐसा कोई कानून नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति आपकी फसल को एमएसपी से कम दाम पर खरीद लेता है तो उसके ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। अच्छा, एमएसपी पर आपकी फसल को खरीदने के पीछे क्वालिटी भी एक फैक्टर है। अगर आपकी फसल की क्वालिटी अच्छी हुई तभी आपकी फसल एमएसपी पर बिकेगी या खरीदी जाएगी, नहीं तो उससे कम दाम पर भी आपकी फसल को खरीदा जा सकता है। अगर आपकी फसल की क्वालिटी बढ़िया है तो फिर एमएसपी क्या कहती है? एमएसपी अगर एक बार तय हो जाए, उसके बाद बाजार में फसलों की कीमत गिरने के बाद भी सरकार को किसानों से तय कीमत पर ही फसलें खरीदनी पड़ती हैं। सरल शब्दों में कहें तो एमएसपी का उद्देश्य फसल की कीमत में उतार चढ़ाव के बीच किसानों को नुकसान से बचाना है। अब बात करते हैं कि एमएसपी को कौन तय करता है। आपने एक संस्थान का नाम सुना होगा, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, शॉर्ट में कहते हैं CACP। ये जो कमीशन है, इसी के अंदर काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी सारे ऐसे विद्वान बैठे हुए हैं, वैज्ञानिक बैठे हुए हैं, जो ये सारी चीज़ों का एनालिसिस करते हैं कि भाई किसी भी फसल पर कितनी लागत आ रही है, कितना खर्चा आ रहा है और उस फसल की एमएसपी कितनी तय होनी चाहिए। तो ये CACP की सिफारिशों पर ही एमएसपी आधारित होती है। CACP क्या है भाई? ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का ही एक कार्यालय है। जनवरी 1965 में ये अस्तित्व में आया और एमएसपी की शुरुआत वर्ष 1966-67 से कर दी गई। ये जो आयोग आप सुन रहे हैं, जिसका नाम मैंने अभी आपको बताया CACP, ये 22 फसलों के लिए एमएसपी और गन्ने के लिए उचित तथा लाभकारी मूल्य, जिसे अंग्रेजी में फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, शॉर्ट में FRP कहते हैं, इनके दाम निर्धारित करता है। इस तरह से कुल 23 फसल हो जाती हैं। 22 फसलों के लिए एमएसपी और एक फसल के लिए FRP, तो कुल मिलाकर के 23 फसलों के लिए एमएसपी तय की जाती है। इसके बाद तय की गई कीमत का प्रस्ताव सरकार को भेजा जाता है और भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी, जिसे अंग्रेजी में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स कहा जाता है, ये जो कमेटी है ये एमएसपी पर अंतिम निर्णय लेती है। इसके बाद सरकार द्वारा एमएसपी की घोषणा फसल बुवाई के दौरान कर दी जाती है। अच्छा, जिन 23 फसलों के बारे में अभी हमने कहा, उसमें से 7 फसल अनाज की हैं, 7 फसल तिलहन की हैं, 5 फसल दलहन की हैं और 4 व्यावसायिक फसल भी हैं। वे कौन कौन सी हैं उनके ऊपर एक बार देख लीजिए। अनाज वाली जो 7 फसल हैं उनमें है गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ और रागी। तिलहन वाली जो 7 फसलें हैं वे कौन सी हैं उनको भी एक बार देख लीजिए। मूंगफली, सोयाबीन, सरसों, तिल,
सूरजमुखी, कुसुम और रामतिल। रामतिल जिसे अंग्रेजी में नाइजर कहा जाता है। दलहन वाली 5 फसलें कौन सी हैं उनको देख लीजिए, चना, उड़द, मूंग, मसूर और तुअर। और 4 व्यावसायिक फसलें भी हैं, वे कौन सी हैं उनको भी एक बार देख लीजिए, नारियल, कपास, जूट और गन्ना। तो इस तरह से कुल 23 प्रकार की फसलें हैं जिनके ऊपर एमएसपी दी जाती है। अच्छा, अब बात करते हैं कि एमएसपी निर्धारित कैसे की जाती है या एमएसपी को कैसे तय किया जाता है। किसी भी फसल के लिए एमएसपी की सिफारिश करते समय सीएसीपी कृषि लागत को तो देखती ही है, इसके अलावा और भी कई सारी बातें हैं उनके ऊपर भी विचार किया जाता है। पहले देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी बातें हैं, फिर हम बात करेंगे कि कृषि लागत कैसे निकाली जाती है। पहले उन बातों को देख लीजिए, जैसे कि एक व्यक्ति पर खपत होने वाली अनाज की मात्रा कितनी है, एक परिवार पर औसत खपत होने वाली अनाज की मात्रा कितनी है। इसके अलावा देश के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले किसी भी विशेष फसल में लगने वाली लागत कितनी है, फसल के प्रति कुंटल का उत्पादन लागत कितना है, आगामी वर्ष में फसल उत्पादन और उसकी कीमत में आने वाले क्या बदलाव हो सकते हैं, सरकार की जो विभिन्न एजेंसियां हैं उनकी भंडारण क्षमता कितनी है, अनाज की उपलब्धता और उसकी आवश्यकता क्या है, अनाज को एक जगह से दूसरे जगह ढोने में जो खर्चा आता है उसको भी यहाँ पर देखा जाता है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनके ऊपर विचार किया जाता है एमएसपी को तय करने के लिए। इसके अलावा फसलों की एमएसपी को तय करने के लिए कई सारी कृषि सुधार समितियां भी बनाई गई हैं, जिनमें से एक बड़ी पॉपुलर है जिसका नाम है डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन समिति। डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन समिति की सिफारिश को ही वर्तमान भारत सरकार द्वारा अमल किया गया है। वर्तमान में किसी भी फसल की एमएसपी उसकी उत्पादन लागत का कम से कम 1.5 गुना रखा गया है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक किसान की उत्पादन लागत 1000 रुपये आती है, तो एमएसपी कम से कम उसकी 1.5 गुना मतलब 1500 रुपये मिलनी ही चाहिए। चलिए अब बात करते हैं उत्पादन लागत को कैसे कैलकुलेट किया जाए। फसलों के लिए एमएसपी निर्धारित करते समय सीएसीपी कई प्रकार के फॉर्मूलों पर विचार करती है, जिसमें से 3 प्रकार के फॉर्मूले बड़े प्रमुख हैं। देख लीजिए कौन कौन से हैं। सबसे पहला है कॉस्ट A2, बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से इन सब चीज़ों को देखिएगा। कॉस्ट A2 में वे सभी खर्चे जो किसान अपनी जेब से करता है, कैश में खर्च करता है, वो सब आ जाते हैं। जैसे किसान बीज लेकर के आ रहा है, खाद लेकर के आ रहा है, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड लेकर के आ रहा है, उसने कोई मजदूर ले रखे हैं, उनको भी उनका वेतन भत्ता देना होता है, कोई मशीनरी किराए पर ले रखी है या लीज पर ले रखी है कोई ज़मीन, उसका क्या खर्चा है, वो सारी चीज़ें इस कॉस्ट A2 के अंदर आ जाती हैं। एक होता है कॉस्ट A2 प्लस FL, ये दूसरा फॉर्मूला है। कॉस्ट A2 प्लस FL क्या है? A2 में वो सभी खर्चे जो अभी हमने पहले बात की वो तो आ ही जाते हैं। ये FL क्या है? FL को भी देख लेते हैं। FL मतलब इसे हम कहते हैं अनपेड फैमिली लेबर। देखिए मान लीजिए किसान के घर में 4 या 5 लोग हैं, तो वे चारों पांचों लोग खेतों पर जाकर के काम करते हैं, तो क्या उन लोगों का मेहनताना भी जोड़ा जाएगा? कायदे से तो जोड़ा जाना चाहिए। मान लीजिए अगर वो 4-5 लोग जो घर में हैं वो खेतों पर काम करने नहीं जा रहे हैं, तो उसके बदले में 4-5 लेबर लानी पड़ेगी, और 4-5 लेबर लेकर के आओगे तो उनको पैसा देना पड़ेगा। तो उनकी जगह घर के फैमिली मेंबर काम कर रहे हैं जिनको कोई भी मेहनताना नहीं दिया जाता, तो कायदे से उस मेहनताने को भी जोड़ा जाना चाहिए। अगर घर के 4 लोग काम कर रहे हैं तो उन 4 लोगों का रोजाना कितना मेहनताना बन रहा है उसको भी उसमें ऐड होना चाहिए, तो वो A2 प्लस FL में ऐड किया जाता है। ये था भाई कॉस्ट A2 प्लस FL। एक है कॉस्ट C2 जिसको कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट कहा जाता है। लागत को कैलकुलेट करने का सबसे व्यापक फॉर्मूला, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है। इसमें A2 में जो अभी हमने कैलकुलेट किया था वो सब कुछ तो आएगा ही आएगा, FL भी इसमें जोड़ा जाता है। अब यहाँ पर कुछ बातों को और समझिए। मान लीजिए किसी किसान ने कोई ज़मीन किराए पर ले रखी है, किराए पर ले रखी है तो उसका किराया देगा, क्या उस किराए को भी इसमें जोड़ना चाहिए? बिल्कुल जोड़ना चाहिए। मान लीजिए उस किसान ने खेती करने के लिए कुछ पैसा उधार पर ले रखा है, लोन ले रखा है, लोन लिया हुआ है, उधार लिया हुआ है, तो उस पर ब्याज देना पड़ेगा, तो उस ब्याज को भी इसमें जोड़ना चाहिए। बिल्कुल उत्पादन लागत में उस ब्याज को भी शामिल किया जाना चाहिए। तो भाई ज़मीन का किराया, ब्याज पर ली गई आपने कोई पूंजी है, उसको भी इस C2 के अंदर जोड़ा जाता है। तो C2 का मतलब क्या हो गया कि A2 की कीमत भी जोड़ी जा रही है, FL भी जोड़ा जा रहा है, और साथ साथ में ज़मीन का किराया और ब्याज पर ली गई कोई पूंजी है तो उसको भी जोड़ा जा रहा है। इन तीनों को मिलाकर कह देते हैं कॉस्ट C2। ठीक है, इसी के पक्ष में सभी किसान और जो कृषि जानकार हैं वो सब हैं, उन सब का कहना यही है
कि भाई जो एमएसपी तय की जाती है वो इस C2 के आधार पर करनी चाहिए। लेकिन क्या हमारी सरकार C2 के आधार पर नहीं कर रही है? तो फिर क्या कर रही है? हमारी भारत की जो सरकार है वो एमएसपी तय करते समय कॉस्ट A2 प्लस FL का फॉर्मूला अपना रही है। इसमें वास्तविक लागत और किसान के परिवार के मेहनताने की लागत शामिल होती है। सरकारों ने किसानों के बीज, खाद पर खर्च, फैमिली लेबर का इनपुट वैल्यू जैसे कई सारे फैक्टर को कैलकुलेट करके उस पर 50% का रिटर्न उपलब्ध कराने की बात कह दी है। मतलब सीधा सी बात है, A2 प्लस FL निकाल लीजिए और उसमें उसका 50% जोड़ दीजिए और एमएसपी दे दीजिए। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि भाई A2 प्लस FL 1000 रुपये निकलता है, तो 1000 रुपये का 50% 500 रुपये बनता है। इस 500 रुपये को 1000 में जोड़ दीजिए तो हो जाते हैं 1500 रुपये, और यही 1500 रुपये हो जाती है आपकी उस फसल की एमएसपी। बस इसी A2 प्लस FL प्लस 50% फॉर्मूले के आधार पर एमएसपी को तय किया जाता है। मतलब जो उत्पादन लागत है उसका 1.5 गुना दिया जा रहा है, लेकिन वो 1.5 गुना A2 प्लस FL पर दिया जा रहा है। और कमाल की बात यह है कि MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में जो राष्ट्रीय किसान आयोग है वो क्या कहता है? वो कहता है कि भाई जो एमएसपी है वो कॉस्ट C2 पर 50% का दिया जाना चाहिए। मतलब जो अधिकतम किसान और कृषि जानकार हैं वे C2 प्लस 50% फॉर्मूले के आधार पर एमएसपी दिए जाने की मांग कर रहे हैं। और इस बार भी सरकार ने 2024-25 रबी सीजन के लिए जो एमएसपी घोषित की है वो A2 प्लस FL प्लस 50% फॉर्मूले से ही तय की गई है। A2 प्लस FL प्लस 50% फॉर्मूले की वजह अगर सरकार C2 प्लस 50% फॉर्मूला अपनाए तो एमएसपी में कितना फर्क आएगा और इससे किसानों को क्या लाभ होगा, आइए इस बात को भी समझ लेते हैं। उदाहरण के तौर पर गेहूं की फसल को ले लेते हैं। तो रबी सीजन 2024-25 के लिए गेहूं की एमएसपी 2275 रुपये प्रति क्विंटल तय की गई है। ये जो एमएसपी तय की गई है वो A2 प्लस FL प्लस 50% वाले फॉर्मूले से निकाली गई है। अगर यही एमएसपी C2 प्लस 50% वाले फॉर्मूले से निकालें तो कितना अंतर आएगा, इसको समझते हैं। देखिए, गेहूं उत्पादन की जो अनुमानित लागत बताई जा रही है वो कुछ इस तरह से है, पहले उसको देखिएगा। A2 की जो कॉस्ट है वो 903 रुपया प्रति क्विंटल बताई जा रही है। A2 प्लस FL की जो कॉस्ट है वो 1128 रुपया प्रति क्विंटल बताई जा रही है। और C2 की जो कॉस्ट है वो 1652 रुपीस पर क्विंटल बताई जा रही है। तो अब हम फॉर्मूला लगा करके एमएसपी निकाल लेते हैं। A2 प्लस FL प्लस 50% फॉर्मूले से गेहूं की एमएसपी 2275 रुपये प्रति क्विंटल निकल कर आ रही है, जो इस बार की एमएसपी है जो सरकार ने रबी सीजन 2024-25 गेहूं के लिए तय की है। और वहीं C2 प्लस 50% फॉर्मूले से गेहूं की एमएसपी निकाली जाए तो वो 2478 रुपये प्रति क्विंटल निकल कर आ रही है। मतलब 203 रुपये प्रति क्विंटल का अंतर साफ दिख रहा है। ये उदाहरण तो गेहूं का है, अगर उदाहरण सैफ फ्लावर का लिया जाए तो ये अंतर और भी ज़्यादा है, क्योंकि सैफ फ्लावर में A2 प्लस FL प्लस 50% का फॉर्मूला लगाएं तो एमएसपी 5800 रुपये पर क्विंटल तय की गई है और जो इस बार रखी भी गई है। वहीं C2 प्लस 50% फॉर्मूले से 8121 रुपये पर क्विंटल निकल कर आती है। तो खुद ही सोचिए, यहाँ पर तो 1380 रुपये पर क्विंटल का अंतर आ रहा है।